परिचय आप बताएं, आज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? परिचय साफ करवा देते हैं, बाकी बाद में करूँगा। आप बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलाकांत काले साहब हैं और आज बामसेप का उत्तर प्रदेश का 38वां राज्य अधिवेशन है जो गांधी प्रेक्षागृह में चल रहा है। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलाकांत काले जी कर रहे हैं, जो आपके सामने उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं मीडिया के सारे साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि वर्तमान में स्वतंत्र रूप से बहुजन मीडिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो निष्पक्ष होकर अपनी बात समाज के सामने रखे। तो मैं समाज के सारे साथियों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन मीडिया को प्रखर करने का काम करें। आज का ये राज्याधिवेशन साथियों यहाँ जो संपन्न हो रहा है, उत्तर प्रदेश का 38वां राज्याधिवेशन है और उस अधिवेशन के माध्यम से वर्तमान में देश के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन मुद्दों के ऊपर जागरण प्रबोधन के साथ साथ संघर्षणात्मक रणनीति भी हमने अपनाई है। उसी के बारे में चर्चा के लिए, प्रबोधन के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वर्तमान में जैसे 2 दिन पहले वुमेन्स रिजर्वेशन बिल रखा गया, उस महिला आरक्षण के बिल में किसी भी तरह से सरकार के द्वारा जो पहले बात उठी थी कोटे में कोटे की, 33% महिला आरक्षण की बात हुई, मगर उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण की कोई बात नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के आरक्षण की बात भी सरकार ने जो पहले से रिजर्व सीटें हैं उसमें जोड़ी है। और जो धार्मिक अल्पसंख्यक जो है, इनकी भी स्वतंत्र महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की कोई बात उसमें कही नहीं गई है। तो ये जो बिल लाया गया है, इस बिल में बहुत बड़े पैमाने पर नए तरीके से ये जो वंचित समुदाय है या जो वास्तविकता में जो लोग प्रतिनिधित्व विहीन लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात उसमें होनी चाहिए। सरकार में उसने ये कहा है कि 2028 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद इसके साथ किया जाएगा। तो सरकार जनगणना को भी बेवजह आगे करने का काम कर रही है। 2021 में ही जनगणना होनी चाहिए थी और उस समय भी ये बात बहुत खुलकर चली थी और अभी भी ये बात संसद में भी आई है कि जाति आधारित जनगणना हो। तो ये मुद्दा हमारे आंदोलन का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके साथ अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले 6 तारीख को मोहन भागवत के द्वारा आरएसएस के समर्थन मतलब सरसंघ चालक के द्वारा आरक्षण के समर्थन वाला भी बयान आया। अब ये आरक्षण के समर्थन का बयान भी एक राजनीतिक या षड्यंत्र का हिस्सा है। पिछले बिहार के चुनाव में उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था और आज वो आरक्षण के समर्थन की बात कर रहे हैं, मगर कौन से आरक्षण की समर्थन वो कर रहे वो उन्होंने बताया नहीं। 2014-15 में बिहार के चुनाव में विरोध किया था, उस समय अलग भूमिका थी, आज अलग भूमिका है। जानना चाहेंगे जो 35% जो है SC/ST के लोगों को जो वंचित कर दिया जा रहा है, तो इस पर मूल निवासी के लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं, क्यों कमी है कि आवाज़ नहीं उठा रहे? इसीलिए तो हम लोग पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं और अभी सदन में भी इसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पर विपक्षी जो लोग हैं, खासतौर पर जिन्होंने जब ये बिल रखा गया था उस समय जो प्रखर विरोध किया था, आज हमें ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि वही पिछड़े दल जो उस समय जो उन्होंने राजनीतिक आरक्षण के लिए हंगामा किया था, आज वो उन चीज़ों पर उस भूमिका को लेकर प्रखर होकर बात नहीं कर। जैसे शरद यादव जी के द्वारा हुआ था, लालू प्रसाद जी के द्वारा हुआ था और समाजवादी के नेता मुलायम सिंह जी के द्वारा बहुत उग्र विरोध उस समय किया गया था। आज भी उसी प्रकार के प्रखर विरोध की बात है और जब तक ये पिछड़े वर्ग की या इस देश की जो मूल निवासी हिस्सा जो है उनके आरक्षण की बात नहीं होती, तब तक इस बिल के लिए विरोध जारी रखना चाहिए। बामसेप है क्या चीज़? राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है या कर्मचारियों का संगठन है? बामसेप एक कर्मचारियों का गैर राजनीतिक संगठन है जो इस देश के OBC, SC, ST और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, इनका कर्मचारी, अधिकारी और पढ़े लिखे वर्गों का ये संगठन है।
लेकिन आप तो सर अभी बातें जो कर रहे थे वो राजनीति कर रहे थे। ये राजनीतिक बातें किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हम लोग। अपनी समाज व्यवस्था में, लोकतंत्र में जो हमारे अधिकारों की बात है उसकी बात है। तो राजनीतिक रूप से कैसे तैयार करेंगे अपने देश में राजनीति का जनमत बनाने का काम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जिनका जनमत होता है वो अपना सरकार या अपनी व्यवस्था बनाने लायक होता है। अनवर काशीराम साहब ने कहा था कि सत्ता को कब्जा करना है, आप लोग तो राजनीति की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी आप ही सवाल पूछ रहे हैं, आप ही जवाब दे रहे हैं। तो हम तो अपने समाज के अंदर जो राजनीतिक मुद्दे पर जो जागरण नहीं है, उस मुद्दे के आधार पर राजनीतिक जागृति अगर लोगों में पैदा हो गई तो उसके आधार पर लोग अपना विकल्प चुनने लायक होते। आज की स्थिति में राजनीति के मुद्दों को दिशाहीन करने की बात की जा रही है और वास्तविक मुद्दों से लोगों को दूर करने के लिए जो चीज़ें अपनाई जाती है उससे हटकर जो मौलिक मुद्दे उसके ऊपर बात होनी चाहिए। सर हम देखते हैं कि मूल निवासी हो या अन्य संगठन हो, गांधी के या दलित या मूल निवासी के लिए आवाज़ उठाते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? आंदोलन आगे बढ़ रहा है और उसी बढ़ती हुई जागृति की प्रतिक्रिया सरकारों के द्वारा ये चीज़ें हो रही है। जिस तरीके से सरकारों के द्वारा शासन प्रशासन को चलाया जा रहा है, इससे साबित होता है कि जो राज्यकर्ता वर्ग है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जो नफ़रत या घृणा वो समाज में फैलाना चाहते हैं, लोग उस नफ़रत और घृणा के समर्थन में नहीं है। कल आपने देखा होगा कि संसद में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो भाषा किसी भी तरीके से लोकतंत्र की या सभ्य समाज की भाषा नहीं हो सकती। मगर चूंकि बीजेपी या संघ परिवार की ये अधिकृत भूमिकाएं हैं और इसी द्वेष और घृणा के संस्कारों में उनको बढ़ाया जाता है, वही भाव लेकर वो संसद में भी बात कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की गरिमा गिराने में बीजेपी का कितना बड़ा रोल रहा है। संसद के अंदर अगर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो रही है तो संसदीय गरिमा को और कितना गिराने का काम वर्तमान सरकार करेगी। आज उस घटना को लेकर क्या कार्रवाई हुई? कौन इस पे आवाज़ उठाया, कौन कहेगा बात? ये मीडिया का हिस्सा आप हो, आपको भी उसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पर बात करने की ज़रूरत है। सभी जो विपक्षी दल है इसके लिए जो बात बोलेंगे उसी को जो मीडिया उठाएगी, अगर कोई बोलेगा नहीं तो कहाँ से मीडिया उठाएगी? तो हम आपके माध्यम से इस बात को उठा रहे हैं। तो ये कहने के पीछे का पर्पज़ ये है कि आप ये बात लोगों को रखिए कि सरकार के द्वारा, सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा, इससे पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे हेट स्पीच के मामले सामने आए। पैगंबर साहब की बेअदबी का मामला रहा। लगातार वो द्वेष और घृणा नफरत फैलाने वाले स्पीचेस बीजेपी या संघ परिवार से या उनसे जुड़े हुए अनुशासित संगठनों के द्वारा भी होते रहे, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा होती हुई नहीं दिखाई देती। वाम सेब के द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं वो कुछ दिन में राष्ट्रीय मुद्दे बन जाते हैं। आपने अभी इस कार्यक्रम में पुरानी पेंशन योजना को उठाया है, इसका क्या मकसद है? उत्तर प्रदेश की ही दृष्टि से अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग वर्तमान में 11 लाख पेंशनर्स और उत्तर प्रदेश के कुल बजट में से मोटा मोटी पकड़ कर चलिए कि लगभग 1 लाख करोड़ का जो बजट है वो पेंशन के लिए खर्चा होता। अब ये पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कहती है, मगर 1 नेशन 1 पेंशन से वो हट रही है। आप अपने लिए अपनी खुद की व्यवस्था अलग से करवा रहे हो, मगर जो लोग कर्मचारी है सालों से सरकार की सेवा में लगे हुए हैं और आप केवल इस बात को लेकर ये कह रहे हो कि सरकार के पास बजट नहीं है इसलिए पेंशन नहीं दे सकते, घाटे में सरकार चल रही है और आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम कर रहे हैं। तो हमने ये मुद्दा उठाया कि पूरे देश भर में पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू की जाए और जो सरकारी कर्मचारी या जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें वो जो बेनिफिट है एश्योरेंस से सरकार के द्वारा वो कायम रहना चाहिए। सर, सरकारी कर्मचारियों को एक पेंशन और नेता जितने बार चुनाव जीतेगा उतनी पेंशन, ऐसा क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात कह रहे हैं, 1 नेशन 1 पेंशन की बात हो और 1 पेंशन की स्कीम में ये भी बात हो कि जो भी राजनेता है जो बात आपने कही है उस 1 पेंशन योजना में उसको शामिल किया जाए। सर, सीनियर सिटीजन का रिजर्वेशन सर्विस टिकट में जो छूट थी 40%, वो तो
तो छीन लेंगे, लेकिन नेताओं के लिए तो वही छूट है ना, वही तो जो नेता अपने लिए कानून बना रहे हैं वो ये साबित करते हैं कि वो केवल अपने हितों के लिए ही बात कर रहे हैं। जनता ने या जिन लोगों ने उनको अपना प्रतिनिधि के रूप में चुना है वो उनके विरोध में ही खड़े हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर जागरण की ज़रूरत है। आपसे एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन सरकारी विभाग ही जब नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन किस बात का? रिजर्वेशन और वर्तमान में जो मुद्दे हैं जो प्राइवेटाइजेशन से ख़त्म किए जा रहे हैं, तो इसके विरोध में ही तो हम लोगों के अंदर ये जागरण का मुद्दा बना रहे हैं। नई शिक्षा नीति हो या प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी हो, ये केवल रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात नहीं है। ये सरकार अपना जो खुद से बनाई हुई जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको ख़त्म करने के काम में लगी है। ये मामला केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये मामला राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ मामला है। राष्ट्र की संपत्ति को आपकी संगठन तो हर मुद्दे को आवाज़ उठाती है, लड़ती है, करती है, लेकिन शिक्षा रोजगार की क्यों नहीं करती? जब शिक्षित नहीं रहेंगे, रोजगार नहीं रहेगा तो कैसे युवा आगे बढ़ेगा? शिक्षा के संदर्भ में आज के अधिवेशन में जो दूसरा सत्र है उसमें नई शिक्षा नीति के बारे में हमने विषय रखे हैं और नई शिक्षा नीति के विरोध में हम लोगों ने पूरे देश भर में संगठन के द्वारा भूमिकाएं ली है। हमारा छात्र संगठन है, उसके माध्यम से उसके लिए हम लोग पूरे देश भर में छात्रों को मोबिलाइज करने के काम में हैं और हम इसमें इस बात में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बहुजन समाज की भागीदारी अनुपातिक रूप में हो। उनके कल्याण की जो योजनाएं सरकार के द्वारा बंद की गई है, निजीकरण को खुलकर जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके विरोध में देश भर में एक प्रोफेसर्स हो या अलग अलग लोग हो, उनके माध्यम से इसके लिए मिलकर संघर्ष की योजना बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। वाम सेब कर्मचारियों का संगठन है और जो भी हमारे बहुजन समाज के कर्मचारी हैं, अगर वो वाम सेब से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? कर्मचारियों को वामसेब के साथ जुड़ने के लिए उसकी सदस्यता का मुद्दा है, उसके आधार पर वो कर सकते हैं। शुक्रिया साथियों। धन्यवाद।